सचमुच पुरुष को बदलते देर नहीं लगती। यह वही राजेश था जिसे मैंने हर हाल में स्वीकारा। चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी, पर मेरे अंतर मन को गंवारा ना था। एंगेजमेंट के 1 महीने बाद राजेश का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया। भाभी ससुर ने संदेश भिजवाया कि क्या मैं राजेश से इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा दुविधा में थे। लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने सुनने में खूबसूरत था। अब नियति को क्या कहे, पैर कटने को लिखा था सो कट गया। फिर भी मुझ पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मुझे अपने तरीके से फैसला लेने की छूट दे रखी थी। दुविधा में तो मैं थी। जिससे मेरी शादी होनी थी कल तक तो वो ठीक था, आज उसे में ऐब आ गया तो क्या उसका साथ छोड़ना उचित होगा। कल मुझ में भी शादी के बाद कोई ऐब आ जाए और राजेश मुझे छोड़ दे, तब मैं दुविधा से उबरी और मन को पक्का कर राजेश से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ साल आराम से कटे। राजेश ने कृत्रिम पैर लगवा लिया था। इस तरह वह कहीं भी आने जाने में समर्थ हो गया था। मुझे अच्छा लगा कि चलो राजेश के मन से हीन भावना निकल जाएगी कि वह अक्षम है। मैं 5 साल गुजर गए। काफ़ी इलाज के बाद भी मैं माँ ना बन सकी तो मैं गहरे अवसाद में डूब गई। कहने को भले ही राजेश ने कह दिया कि उसे बाप ना बन पाने का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर उस पीड़ा का एहसास किया जो बातों बातों में अक्सर उभर कर सामने आ जाती। एक दिन मुझसे रहा ना गया, कह बैठी, अगर ऐतराज ना हो तो मैं एक सलाह दूं क्या? क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले लें। यह सुनकर राजेश उखड़ गया। मुझे अपना बच्चा ही चाहिए, वह शायद ही संभव हो, मैंने दबी जबान में कहा। बिना कोई जवाब दिए राजेश वहाँ से चला गया। मेरा मन तिक्त हो गया। वह भी ये कोई तरीका है अपना नज़रिया रखने का। राजेश की यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती कि मिल बैठकर कोई सार्थक हल निकालने की जगह वह दकियानूसी व्यवस्था से चिपके रहना चाहता था। मैंने महसूस किया कि राजेश में पहले वाली बात नहीं रही। वह मुझसे कम ही बोलता, देर रात टीवी देखता या फिर रात देर से घर लौटता। मैं पूछती तो यही कहता, अकेला घर काटने को दौड़ता है। अकेले कहाँ हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही? राजेश टाल जाता, मेरी त्योरियां चढ़ जाती। तुम्हें शर्म नहीं आती जो पत्नी को अकेला छोड़कर देर रात घर आते हो? शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो मुझे वंश चलाने के लिए एक बच्चा भी ना दे सकी। सुनकर मैं रुआंसी हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जनने के लिए ब्याह कर लाई जाती है? क्या वह सिर्फ जरूरत की वस्तु होती है? जरूरतों की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक है, नहीं उतरी तो मुंह फेर लिया। बहरहाल अपने आंसुओं पर मैंने नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमजोरियों को ना जाहिर होने दूंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पूरा हक है यह जानने का कि तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा तो अब समझा। राजेश के चेहरे पर व्यंग के भाव तीर आए। तुम्हें जलन हो रही है ना कि मैंने कहीं दूसरी ना रख ली हो? रख सकते हैं आप, यह कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए। तो क्यों पूछताछ कर रही हो? सोच लो कि मैंने रख ली है। भले ही यह कथन झूठा हो तो भी इससे राजेश की मंशा समझ में तो आ गई। वह चला गया, पर एक ऐसा दंश देकर गया जिसकी पीड़ा का सूल मेरे अंतस को देर देर तक भेदता रहा। अकेले में सुबकने लगे, कैसे कोई पुरुष इतना बदल सकता है? 5 साल जिसके साथ सुख दुख साझा किया, वह एकाएक कैसे निर्मोही हो सकता है? लाख कोशिशों के बाद भी मैं इस सवाल का जवाब ना ढूंढ सकी। किसी तरह मैंने अपने आप को संभाला। आज राजेश के एक दूर के रिश्ते की मामी की लड़की अनीता आने वाली थी। बिना बाप की लड़की थी, उसे बीएड करना था। इस लिहाज से तो वह 1 साल रहेगी ही। हालांकि राजेश के माँ बाप नाक कर भी नाक सिकोड़ रहे थे। दीदी बिन बाप की बेटी है, तुम लोग चाहोगे तो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उसका ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का ही भरोसा है, पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट पाल तो सकेगी। कहकर मामी रुआंसी हो गई। मेरी सास ने उन्हें ढांढस बंधाया। मेरी सास राजेश की तरफ मुखाती हुई, राजेश तुम अनीता को उसका स्कूल दिखा दो, आने जाने के लिए रिक्शा तो मिल जाता होगा। मामी जी मुंह बनाकर बोली, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़कर आया करूँगा। राजेश ने एक नज़र अनीता पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। यही सब सोच कर आई थी कि यहाँ अनीता को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग उसे संभाल लोगे। मामी जी भावुक हो उठी। वे आगे बोली, अनीता के पापा के जाने के बाद तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन? रिश्तेदारों ने सहारा ना दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। यह कहकर वे सुबकने लगे। अनीता ने उन्हें डांटा,
हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं। क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भाग दौड़ ना करनी होती। आप कोई गैर थोड़ी ही हैं। जीजी, हम सब अनीता का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसे आप उसका घर पर रखती हैं। मेरी सास ने तसल्ली दी। वे आंसू पोंछने लगीं। 2 दिन रहकर मामी जी बरेली चली गईं। राजेश ने अनीता को उसका कॉलेज दिखलाया और दाखिला करवा दिया। उसकी ज़रूरतों का सामान खरीदा। निश्चय ही रुपए राजेश ने खर्च किए होंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मगर इस बहाने वह अनीता का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा। उसके खाने पीने से लेकर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी वह हमेशा मोटरसाइकिल स्टार्ट किए रहता। पत्नी से ज़्यादा गैर को तवज्जुह देना मेरे लिए असहनीय था। मेरी सास भी उसी की होकर रह गई थी। न जाने माँ बेटे के बीच क्या चल रहा था। एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैं बोल पड़ी, अनीता क्या मुझसे ज़्यादा अहमियत रखती है तुम्हारे लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह बिन बाप की बेटी है। राजेश बोला, तो क्या बाप की भूमिका निभा रहे हो? मैंने व्यंग्य किया। तमीज से बात करो। वह उखड़ गया, चिल्लाओ मत। मैंने भी अपना स्वर ऊंचा कर लिया। वह संभल गया। आहिस्ता बोलो। अब आए रास्ते पर यह मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। क्या किया है मैंने? अपने दिल से पूछो कि तुमने क्या किया है। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनकर अनीता को बरगलाओ। मुझे नहीं, मैं पुरुषों की मनसन से वाकिफ हूँ। पिछले 1 हफ्ते से नैपकिन लाने के लिए कह रही हूँ। लाए? मैं भूल गया था। आजकल तो सिर्फ अनीता की ज़रूरतों के अलावा कुछ याद नहीं रहता है तुमको। बार बार उसका नाम मत लो, वरना। राजेश ने दांत पीसे बात बढ़ती देख वह कमरे से बाहर निकल गया। कायर पुरुषों की यही पहचान होती है, वे मुंह छिपाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। राजेश अपनी माँ के कमरे में आया। बहुत बदतमीज है, मेरी सास बोली। 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से रहने नहीं देती। वह क्या सोचेगी? सिर पर हाथ रखकर वे बैठ गईं। न जाने क्या सोच कर वे थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आईं। क्यों बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि अतिथियों के साथ बुरा सलूक करो? आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है, क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ भी तो नहीं छिपा है आपसे। अनीता को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है, वही मेरी तरफ ताकने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। यह तुम्हारा वहम है, हकीकत है माँ जी। हकीकत ही सही, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। अनीता को मैं यहाँ लाई, बेवजह उसे बीच में मत घसीटो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर औलाद से मजबूत होती है। तो क्या यह संभावना अनीता में देखी जा रही है? बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। बेशर्मी तो आप हैं, जो अपने बेटे को सह दे रही हैं। मैं भी कुछ छिपाने के मूड में नहीं थी। ऐसा ही सही, तुम्हें रहना हो तो रहो। रहूंगी तो मैं यहीं, देखती हूँ मुझे कोई मेरे हक से कैसे वंचित करता है। अति भावुकता के चलते मेरी रुलाई फूट गई। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी, एक मैं थी जो यह जानते हुए भी कि राजेश विकलांग है, उसे अपनाना अपना धर्म समझा। वही राजेश मेरे बाँझपन को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझसे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा है। इतनी जल्दी बदल सकता है राजेश, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। यह वही राजेश है जिसने सुहाग रात वाले दिन मेरे माथे को चूम कर कहा था, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे विशाल हृदय वाली जीवन संगनी मिली है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी अपनी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज राजेश इतना गिर गया है कि उसे रिश्तों की मर्यादाओं का भी ख्याल नहीं रहा। माना कि दूर के रिश्ते की मामी की लड़की है अनीता, पर जब नाम दे दिया तो उसे निभाने का भी संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया है कि सब जानते हुए भी अनजान बनी है। पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, भैया ने बुलाया तो मायके जाना पड़ा। एक बार सोचा अपनी पीड़ा कहकर मन हल्का कर लूं, पर हिम्मत ना पड़ी। पापा ने तनावग्रस्त होंगे, पर भाभी की नज़रों से मेरी पीड़ा छिप ना सकी। वे एकांत पाकर मुझसे पूछ बैठी। पहले तो मैंने टाल मटोल किया, आखिर कब तक? मेरी हकीकत मेरे आंसुओं ने बेपर्दा कर दी। रात भैया से उन्होंने खुलासा किया, वे क्रोध से भर गए। उनका क्रोध करना वाजिब था। कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता है। रात ही वे मेरे कमरे में आने वाले थे, पर भाभी ने मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उन्होंने राजेश का जिक्र छेड़ा। तू अब उसके पास नहीं जाएगी। फ़ोन लगा, मैं उस बेहुदे से अभी बात करता हूँ। मैंने किसी तरह उन्हें मनाया। 1 महीना रहकर मैं जब वापस भर मन से ससुराल जाने लगी तो भाभी मुझे सीने से लगाते हुए बोली, दीदी
चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। भाभी को माँ का दर्जा यूं ही नहीं दिया गया है। मैं खुद नहीं खाऊंगी पर आपको भूखा नहीं रखूंगी, यह मेरा वादा है। नहीं पटे तो निसंकोच चली आइएगा। मैं कोशिश करूंगी भाभी कि मैं उसे सही रास्ते पर ले आऊं। भरे कंठ से मैं बोली। ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीता की मांग में सिंदूर भरा था, तो क्या राजेश ने अनीता से शादी कर ली? सोच कर मैं सिहर गई। मैं तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। देखा राजेश लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। यह मैं क्या देख रही हूँ? अनीता की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो राजेश ने उसे नजरें चुराने की कोशिश की, पर ज़्यादा देर तक हकीकत पर पर्दा ना डाल सका। बेशर्मों की तरह बोला, तुम जो समझ रही हो वह सच है। अनीता से तुमने शादी कर ली? हाँ, मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे चाहे जिस रूप में ले लो, पर यह अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुमने मुनासिब नहीं समझा? क्या तुम देती? हो सकता था मैं दे देती। सुनकर राजेश खुश हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कहकर जैसे ही राजेश ने मेरे करीब आ मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, मैंने उसे झटक दिया। मेरे क्रोध की सीमा ना रही। मुझसे ना रोते बन रहा था ना हंसते। किसी तरह खुद को संभाला। अब जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता था। वैसे भी हमेशा पुरुषों की चली है, लिहाजा मैंने परिस्थिति से समझौता करना मुनासिब समझा। फिर भी राजेश को औकात बताने से ना चूकी। राजेश, तुम अच्छी तरह जानते हो कि बांझ शब्द एक स्त्री के लिए गाली से कम नहीं होता, फिर उस स्त्री के लिए तो और ज़्यादा जो इस कलंक के साथ अभिशापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं है कि तुमने अनीता से शादी की, दुख इस बात का है कि तुमने मेरी पीठ में छुरा होकर मेरे विश्वास का कत्ल किया। यही काम तुम मुझे विश्वास में लेकर कर सकते थे। राजेश, अगर तुम्हारी विकलांगता को खामी समझकर मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया होता तो तुम मुझे किस रूप में लेते? राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैंने व्यर्थ का सवाल उठा दिया। जिसका चरित्र दोगला हो वह भला यह सब सोच विचार क्यों करेगा? खैर, यह समाचार मेरे मायके तक पहुंचा। भैया मेरी ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है राजेश? मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी हो कर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? मैंने भैया को किसी तरह शांत कराने की कोशिश की। मैं चुप रहने वाला नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसरों से शिकायत करूंगा। दर दर की ठोकर न खिलाया तो मेरा नाम नहीं रहा। राजेश चुपके से निकल कर बाहर चला गया। मेरी सास आई, भड़ास निकाल ली। अब मेरी भी सुनिए। अनीता बिन बाप की बेटी थी। राजेश ने सिर्फ सहारा दिया है। वे बोली, अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। भैया ने व्यंग किया। सुषमा को क्या किसी ने घर से जाने के लिए कहा है? सास बोली, निकल ही जाएगी। भैया बोले, उसकी मर्जी, पर मैं ना चाहूँगी ना ही राजेश की वह इस घर से जाए। उसका जो दर्जा है वह बना रहेगा। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए। भैया मेरी तरफ मुखाते हुए, सुषमा तुम सामान बांधो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी ना रहने दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं। आज भी हमारा समाज किसी ब्याहता को मायके में स्वीकार नहीं करता। मैं कहते कहते भावुक हो गई। मैं ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूंगी, मगर मायके नहीं जाऊंगी। भैया की भी आंखें भर आई। रूढ़िवादी समाज में क्या लड़ना आसान है? गोत्र के नाम पर पति पत्नी को भाई बहन बता दिया जाता है। ऐसे जड़ समाज से परिवर्तन की उम्मीद करना रेगिस्तान में पानी तलाशने जैसा है। भैया की चरण धूलि लेते समय मैंने उन्हें वचन दिया कि मैं कमज़ोर औरत नहीं हूँ, अपने अस्तित्व के लिए कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। फिर भी उन्होंने मुझे इसके लिए आश्वस्त किया कि जब चाहोगी तुम्हारे लिए मायके का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुले रहेंगे। भैया के जाने के 2 घंटे बाद राजेश आया। आते ही हेकड़ी दिखाने लगा। मैंने भी जता दिया कि वह अपनी औकात में रहे। राजेश ने मुझे अलग रहने के लिए एक फ्लैट खरीद कर दिया। पहले तो मैंने सोचा कि यहीं रहकर अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी। कभी उसके खिलाफ कोर्ट भी जाने की इच्छा हुई, पर यह सोचकर कदम पीछे कर लेती कि उससे फ़ायदा क्या होगा। बहुत हुआ उसकी नौकरी जाएगी, जेल जाएगा। वह हर महीने मुझे इतने रुपए दे जाता था कि मेरा खर्च आसानी से चल जाता। अनीता पर दया आती, सो अलग। उसे मेरी सास और राजेश ने बरगलाया। बहरहाल जो हुआ उसे मैंने नियति का चक्र मानकर स्वीकार कर लिया। मैंने समय काटने के लिए एक स्कूल में
नौकरी कर ली। समय धीरे धीरे सरकने लगा। राजेश से मेरा संबंध सिर्फ महीने के खर्च लेने के अलावा कुछ नहीं रहा। अनीता के मोहपास में बंधे राजेश को मेरी कोई फिक्र ना थी, ना ही मुझे ऐसे आदमी से कोई ताल्लुक रखना था। एक दिन उसने बड़े भरे मन में से खुलासा किया, मेरे जीवन में बाप बनना ही नहीं लिखा है। जिस स्वर में उसने कहा, मुझे उससे सहानुभूति हो गई। जो भी हो, वह मेरा पति है। चाहती तो व्यंग्यवार से उसका हदर छलनी कर सकती थी, पर पीछे लौटकर मैं अपने ही जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती थी। मेरे जीवन में नियति ने जो कुछ दिया वह मिला, अब मैं क्यों बेवजह किसी को कोसूं। फिर भी पूछ बैठी, क्या हुआ? अनीता के खून में इन्फेक्शन है। डॉक्टर का कहना है कि अगर वह माँ बनेंगी तो निश्चय ही उसे विकलांग बच्चा पैदा होगा। सुनकर मुझे अफसोस हुआ। राजेश से ज़्यादा दुख अनीता के लिए हुआ। उस बेचारी का जीवन खराब हुआ। राजेश ने दो जिंदगियां बर्बाद की। काश वह मेरी बात मानकर किसी अनाथ बच्चे को गोद ले लेता तो हमें बुढ़ापे का सहारा मिल जाता और उस बच्चे का जीवन सुधर जाता। संगाड़ चुप्पी के बाद राजेश आगे बोला, सुषमा, किस मुंह से कहूँ? कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं संशय में पड़ गई। राजेश आखिर कहना क्या चाहता है? राजेश के दोहरे चरित्र से तो मैं वाकिफ हो चुकी थी, इसीलिए सजग थी। मैंने ज़्यादा जोर नहीं डाला। आखिरकार उसे कहना पड़ा, क्या हम फिर से एक साथ नहीं रह सकते? सुनते ही मेरा पारा 7वें आसमान पर चला गया। जी, मैं आया कि अभी धक्के मारकर बाहर निकाल दूं। मेरा अनुमान सही निकला। राजेश का दोहरा चरित्र एक बार फिर से जाहिर हो गया। किसी तरह अपनी भावनाओं पर काबू करते हुए मैंने उससे सवाल किया, इस हमदर्दी की वजह? हमदर्दी नहीं, हक। यह राजेश की बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। स्त्री व पुरुष के मूल स्वभाव में यही तो फर्क होता है। तभी तो सारे व्रत जैसे करवा चौथ, तीज सिर्फ औरतों से करवाए जाते रहे हैं। हमारे धर्म के ठेकेदारों ने पुरुषों को खुला सांड बना दिया है। वही औरतों की ममता को हजार बंधनों में बांधकर उन्हें पंगु कर दिया। पर मैं भावुकता में नहीं। जब अनीता को ले आए तब हक का ख्याल नहीं आया। मैं भटक गया था। बड़ी मासूमियत से वह बोला, आप गलती सुधारना चाहते हो? वह चुप रहा। मैं उसके चेहरे के पल पल बदलते भावों को बखूबी पढ़ रही थी। व्यर्थ बहस में पढ़ने से अच्छा मुझे सब कुछ जानना उचित लगा। वह बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम टेस्ट ट्यूब तकनीक से माँ बन जाओ। मुझे हंसी सूझी, साथ में रंज भी हुआ। वह हतप्रभ मुझे देखने लगा। तीसरी शादी कर लो, मेरी राय में यह ठीक रहेगा। सुषमा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी की है। माफ़ कर दिया तो क्या तुम? उसका चेहरा खिल गया। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा होगा तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। तमाम कोशिशों के बाद भी जब उसकी दाल नहीं गली तो भरे कदमों से चलकर फाटक की तरफ बढ़ा। मुझसे रहा नहीं गया, अपने मन की बात कह दे। राजेश, सौतन लाकर तुमने पत्नी के अस्तित्व को गाली दी है। तुम्हारे बाप बनने की हसरत कभी पूरी नहीं होगी। उसके जाते ही बिस्तर पर पड़कर मैं फूट फूट कर रोने लगी। तो दोस्तों, यह कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।